सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। भगवान श्री स्वामीनारायण, परम पूज्य गुरु जी, पूज्य दयालु स्वामी और सभी संतों के चरणों में जय स्वामीनारायण। प्यारे संतगण, आज हमारे समक्ष मुंबई से डॉक्टर मिनेश जुवेकर जी उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर जुवेकर जी पिछले 20 सालों से ईएनटी सर्जन है और भारत के सुप्रसिद्ध अस्पताल बॉम्बे हॉस्पिटल में वो ईएनटी सर्जन है। बॉम्बे के मशहूर ईएनटी सर्जनों में से उनका एक नाम है। डॉक्टर जुवेकर जी ने आज तक बहुत प्रवचन दिए हैं। उन्होंने जब गुरुजी पहली बार उनसे बात हुई प्रवचन के विषय में, तो उन्होंने कहा मेरे लिए 2 चैलेंजेस मुख्य है। आज तक जो प्रवचन किए हैं वो सभी इंग्लिश भाषा में ही किए हैं, तो वो कहते थे हिंदी में बोलना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होगा। और दूसरी समस्या उन्होंने ये बताई कि आज तक उन्होंने सभी प्रवचन डॉक्टर्स यानी मेडिकल प्रोफेशनल्स के आगे ही किया है, इसलिए ऐसा वर्ग, वैसे संतों के समक्ष तो ये उनका पहला प्रवचन है और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के आगे भी उन्होंने बहुत कम प्रवचन किए हैं, इसलिए इसमें से ही पहला है। और गुरुजी, उनके पिताजी भी डॉक्टर है, उनके दादा भी डॉक्टर थे, उनकी बहन भी डॉक्टर है और उनकी पत्नी भी अभी डॉक्टर है गुरुजी जी। तो पिछले 3 जनरेशन से ये डॉक्टर का सिलसिला चल रहा है उनके परिवार में। और गुरुजी, उनका स्वभाव, भगवान ने उनको सरल, निखालस और आनंदी व्यक्तित्व भगवान ने उनको भेंट में ही दिया है। गुरुजी जुवेकर जी से ही हम विनती करेंगे कि वो अपना जो कुछ ज्ञान है वो संतों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम, दयालु स्वामी जी को सादर प्रणाम और अखंड स्वामी जी जिन्होंने ये सब अरेंज किया और मेरे साथ कांस्टेंट संपर्क में रहे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ आया। अब ऐसा है कि ये जो टॉक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों। आज तक जो मैं बात करते आया हूँ ये ईएनटी लोगों के समक्ष बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं 20 साल से वही काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को कान नाक गले का ज्ञान सिखाता हूँ। गुरुजनों के सामने हूँ जो लोगों को जिंदगी सिखा रहे हैं, तो उसमें कान नाक गला तो बहुत ही छोटा चीज है, कुछ भी नहीं है। तो आपने तो दुनिया देखी है, आपने मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोगों को, नॉलेजेबल लोगों को देखा है, तो उसी बात आपका आशीर्वाद दीजिए। मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का टॉक हालांकि ऐसा है कि ईएनटी, कान नाक गले के प्रॉब्लम्स क्या है ये बताना मुझे इनवाइट किया था। सो आपके आशीर्वाद से जरा मैं शुरुआत करूंगा। ये आज तक मेरी जिंदगी में सबसे बड़े टीचर है, ये रॉबर्ट विंसेंट फ्रांस से है। इन्होंने बहुत कम लोगों को जिस तरह से मुझे प्यार किया, मुझे इतना प्यार किया है और पकड़ पकड़ के सिखाया है, और बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। दूसरे है डॉक्टर कामेश्वरन सर, चेन्नई के पद्मश्री अवार्ड विनर है। उन्होंने भी मुझे बहुत सराहा है, मुझे बहुत अपने बेटे की तरह सिखाया। इन दोनों के आशीर्वाद से मैं आज थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे मुझे बहुत कुछ करना आपके आशीर्वाद से बाकी है। अभी हम बात करेंगे कुछ कॉमन कान नाक गले के विषय जो आपकी जिंदगी में बहुत ही कॉमन आते रहेंगे, और इनको कैसे टैकल करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके बारे में हम कुछ आपको आइडिया दे देंगे, ताकि बेसिक जब आप आपकी जगह पे रहेंगे आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, आपने बेस्ट क्या करना चाहिए, ये हम आपको कुछ मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ ना। सबसे कॉमन चीज हम देखेंगे कि कान का मैल। अभी कान में वैक्स जमना ये बहुत ही साधारण और नॉर्मल चीज है। इसमें जैसे कोई आदमी को पसीना आता है, वैसे हर एक इंसान के कान में मैल जमता है। अब इस चीज में जो कचरा जो होता है, कान का जो वैक्स होता है, अभी आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये काला कलर का है, लेकिन जब ये आपके बॉडी में तैयार होता है तो आप इसकी बॉर्डर देखेंगे तो ये येलो कलर का है, और बाहर का धूल कचरा जो है वो सब अब्जॉर्ब करके ये काला हो जाता है। तो वैक्स जो है आपकी बॉडी का एक नॉर्मल सिक्रीशन है, कोई गंदगी नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में यूरिन तैयार होती है, आपका स्वेट तैयार होता है, वैसे वैक्स तैयार होता है। हर एक जानवर, आप देखिए, कुत्ता देखिए, घोड़ा देखिए, हर एक जानवर जिसके कान है उसको वैक्स होता है। इसमें अभी नॉर्मली जो वैक्स होता है जिससे सूख जाता है तो कान में जम जाता है और आपको कान में कभी कभी इंफेक्शन हो जाता है। अब इस चीज में एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही फनी चीज मैं बताऊंगा। मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि जो शादीशुदा पुरुष है
उनको जो मेल तैयार होता है वो भगवान की देन है। तो उसको निकालना नहीं निकालना हर एक इंसान के हाथ में है। जिनका वैवाहिक जीवन सुखी है वो रख सकते हैं, जिनका वैवाहिक जीवन दुखी है वो निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहिए। तो अभी कान में जो कचरा है वो क्या प्रॉब्लम करेगा? जो कान का कचरा है वो आपकी सुनने की क्षमता कम कर सकता है, थोड़ा चक्कर आ सकता है, कान आपको ब्लॉक होने की फीलिंग आती है, आपको लगता है कान बंद हो जाएगा। तो ये सबसे कॉमन चीज है जो कान में मेल जमने के कारण होता है। कान में कोई पेशेंट्स को सीटी जैसी आवाज भी आने की चांस होते हैं मेल की वजह से। अब इस मेल को निकालना कैसे है, क्या करना चाहिए? अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपने ईयरबड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे कॉमन चीज हम देखते हैं कि लोग ईयरबड जो भी दिखे हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइडियली जो होता है हम वैक्स सॉफ्टनिंग ड्रॉप्स देते हैं, मेल को नरम करने का ड्रॉप देते हैं, क्योंकि मेल के पीछे कान का पर्दा होता है। आप उसको जोर करेंगे तो पर्दा फटने का डर होता है, इसीलिए हम मेल को नरम करते हैं, उसके लिए अलग ड्रॉप होता है। या हम सिंपल जो ऑयल होता है जो हम कुकिंग में यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, उसके 2 ड्रॉप हम डालने को बताते हैं। और वो डालने के बाद ये जो लेफ्ट में फोटो दिख रहे हैं, थोड़ा वार्म वाटर और पानी है, इससे हम मेल को पूरा धो डालते हैं। ये जो कान का मेल है ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को साल में 1 बार या 2 बार ऐसे लग सकता है, या 2 साल में 1 बार, उससे ज्यादा बहुत कुछ साफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्स के आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है कि आपका बाहर से जो डस्ट है, पोल्यूशन है, उसको वो अब्जॉर्ब करके आपके कान को आगे डैमेज से बचा देता है। वाह। तो वैक्स जो है ऊपर वाले के एक प्रोटेक्शन है, तो उसको रोज निकालने की जरूरत नहीं है। और ईयरबड्स यूज करेंगे तो उसको बहुत जोर से यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आपको आसानी से, बहुत ही डेलिकेटली आपको करने की जरूरत है। ये पहली बात है। अब और कुछ अलग चीज जो कॉमन हमने देखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी कान में आपने देखा कई लोग हैं जो कान में कुछ डालते रहते हैं, और हमने एक सर्वे पढ़ा था कि काफी लोगों को ये एक हैबिट हो गई है। जरूरी नहीं है कि उनको इचिंग होती है, लेकिन कोई लोगों को एक हैबिट है नहाने के आने के बाद में सिर्फ बट डाल के कान को साफ करना है। एक उनके मन में एक फिक्स्ड है कि नहा के आए तो कान को साफ करना चाहिए, और जो कान साफ किया उनको लगा आप मुझे बहुत अच्छा सुनाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो है कि नर्वस जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी एग्जाम के टाइम में हमने देखा बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कान में जब फंगल इन्फेक्शन होता है, जब कोई स्किन का प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है। और अगर आप कोई स्विमिंग करते हैं या बहुत ही पानी में अंदर आप नहाते हैं तो आपको ये थोड़ा ईयर में इरिटेशन होता है। तो खाली उसी टाइम में आप थोड़ा सा ईयरबड जेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जोर से मत कीजिए, क्योंकि ये ईयर इचीनेस ये होता है कि ये कान को आप बड से साफ करते हैं तो आप कान का वैक्स निकाल देते हैं, तो आपके बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको आप हटा देते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये आपके लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। नाउ अभी इसमें क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि कान में जो मेल होता है, वो लोग हमने देखा है, मेरे पास पेशेंट बहुत अलग अलग चीज डालते हैं, सेफ्टी पिन डालते हैं, ईयर पिन डालते हैं, स्क्रैच करते हैं, टूथपिक डालते हैं, जो हाथ में मिला पेन पेंसिल डालते हैं। हालांकि लोगों को कान में खुजली करने की इतनी शौक है, मैंने देखा लोग है पेन से रिफिल निकालते हैं और फिर कान को खुजाते हैं। मतलब इतनी मेहनत कान खुजाने के लिए मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। और अगर आप ईयर बड़ी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा उसको आप संभाल के कीजिए, क्योंकि आपको कान को डैमेज हो सकता है। अब एक अलग चीज हम देखेंगे, मोबाइल फोन। जैसे आपने देखा कि एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया कि इन 1970s 80s में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जग में ड्रग्स का एक बड़ा खौफ था, लोग ड्रग एडिक्शन के चक्कर में पड़ गए थे। वैसे ही आप देखेंगे पिछले 20 साल से लोग मोबाइल एडिक्शन हो गए हैं। लोग सुबह शाम मोबाइल देखते हैं, आप बैठे मोबाइल देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, आप मूवी में जा रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, आप हर जगह पे मोबाइल देख रहे हैं। हालांकि लोग बाथरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं। तो लोग मोबाइल इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स अभी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो एज ए रिजल्ट मोबाइल का एक बड़ा एडिक्शन हो गया है आज की लाइफ में। तो लोग हर जगह मोबाइल यूज कर रहे हैं, और हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इतना मोबाइल यूज नहीं करते जितना हम सब लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हमको काफी दिखने को मिल रहे हैं मोबाइल यूजेज के। अब ये मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, अगर आपको पिक्चर सही दिख रहा है तो ये कान है, और ये कान के अलग अलग भाग है गुरुजी। ये जो आपका कान का बाहर का भाग है, ये जो ब्लू पार्ट है ये कान का पर्दा है,
जी। उसके पीछे सुनने की हड्डी है, हड्डी। और ये सुनने की नर्व यहाँ पे ब्रेन में जाती है। तो जो कोई भी इंसान कम सुनता है, तो या तो आपको इस पार्ट में पर्दे के आगे ब्लॉक होगा, या फिर आपके पर्दे में छेद हो सकता है, या सुनने की हड्डी कमजोर हो सकती है, या आपके नस में कमजोरी हो सकती है। तो ये सुनने के अलग अलग कारण हैं। अब ये देखते हुए हम आगे जाते हैं आवाज की तरफ, लाउड नॉइज। अब काफी टाइम देखेंगे कि लाउड नॉइज है मोबाइल्स पे, या आप देखेंगे लाउड स्पीकर है, प्रवचन है, म्यूजिक है। ये लाउड नॉइज बहुत ही डेंजरस होता है। तो लाउड नॉइज जो है आपके कान के अंदर की नस जो होती है उसको डैमेज करती है, कान की नस को। और ये नस को जो डैमेज करना होता है ये परमानेंट होता है, ये रिवर्सेबल नहीं है। एक बार नस डैमेज हो गई वो सारी जिंदगी के लिए डैमेज हो जाती है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपके जो कान में ईयर प्लग्स लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या ब्लूटूथ होता है, वो आपने थोड़ा कंट्रोल से लगाना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि कितना आवाज सुने। लोग बताएंगे कि मैं तो इतना जोर से नहीं बोलती हूँ। जैसे काफी लोगों पे झगड़ा होता है, धर्म पत्नी चिल्लाती है, पति ने बोला भाई आप जोर से चिल्लाई क्यों, पत्नी बोलती मैं तो चिल्लाई नहीं, मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी। तो इस बारे में ऐसा होता है कि एक गोल्डन रूल है कि मोर देन 8 आवर्स, 8 घंटे से ज्यादा, जब आपका साउंड 85 डेसिबल से ज्यादा होगा, आवाज जो है डेसिबल्स में मेजर होता है, जो आपका साउंड 85 डेसिबल से ज्यादा होगा तो आपके लिए वो डेंजरस है। ये बहुत जरूरी है। और जितना आप देखेंगे रास्ते पे जाएंगे तो हेवी ट्रक ट्रैफिक होगा या बिजी रोड होगा। ये नीचे मैंने एक चार्ट दिया है। तो नॉर्मल बिजी ट्रैफिक जो हमारे सिटी में होगा, बॉम्बे में या गुजरात में, अहमदाबाद में मैंने देखा बहुत ट्रैफिक होता है, हर आदमी जोर से हॉर्न मारते रहता है। तो उस टाइम में आप देखेंगे तो आवाज का जो डेसिबल होता है रफली 85 डेसिबल के ऊपर होता है। तो कई साल जब आप वो रहते हैं या आप कुछ आवाज सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो वॉल्यूम आपने थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ये बताया कि जोर से बोलना, जोर से सुनना या चिल्लाने से कोई अपना पॉइंट या कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज नहीं कर सकता है। आपको जो समझना है आप धीरे आवाज में भी समझ सकते हैं और लाउड आवाज में भी समझ सकते हैं। उसमें फर्क एक है, लाउड आवाज में आपकी सुनने की क्षमता को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इस सुनने के कारण जैसे मैंने बताया, कान का बाहर का भाग है, बीच वाला भाग है, अंदर का भाग है। तीनों भागों की वजह से आप कम सुनाई दे सकता है आपको। तो एज ए रिजल्ट अभी ये एक मैंने चित्र दिखा है, ये आपका कान का पर्दा है। अब एक इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा कि पर्शिया में जो ड्रम होते हैं उसके ऊपर का जो चमड़ा है उसको पर्दा बोलते हैं। आज भी अब अरबी भाषा में जाएंगे तो कान के पर्दे को तबला बोलते हैं, तबला, क्योंकि ये उस तरह वाइब्रेट करता है, और जैसे वाइब्रेट करता है वो आपकी साउंड जो है आपके अंदर के भाग में भेज देता है। अब इस आदमी को जोर से आवाज आने की वजह से आप देखेंगे ये कान के पर्दे में छेद हो गया है। तो ये छेद हो गया है और ऑटोमेटिकली इनकी हियरिंग जो प्रॉब्लम कम हो जाती है। मार लगने से होता है, कभी बट डालने से होता है, कभी आप जोर से खांसेंगे, छीकेंगे तो भी इस प्रकार की तकलीफ आपको हो सकती है। तो ये कान का पर्दा जो है बहुत ही आपके ऊपर वाले ने दिया हुआ बहुत ही नाजुक चीज है। हम रिपेयर करते हैं, हम उसका बहुत सारा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एक चीज है जो ऊपर वाला देता है वो हम नहीं कर सकते, ये हकीकत है। हम उसके पास में थोड़ा आ सकते हैं लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी। तो ये जितना आपका नेचुरल कान का पर्दा है, सुनने की पावर से कान को ड्राई रखना है, कान को क्लीन रखना, वो आपके हाथ में होता है, बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ बताऊंगा नाक के बारे में। अब नाक ऐसा है कि कुछ कॉमन चीज है, हम सब देखते हैं, यह है एलर्जी। लोगों को दोस्तों की एलर्जी होती है, खाने की एलर्जी होती है, लोगों को कुछ स्मेल की एलर्जी होती है और छींकने की एलर्जी होती है। ये सबसे कॉमन चीज है। ये एलर्जी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, सबको होती है। तो ये एक्चुअली एक आपको फोटो दिखता है शेर का, ये एक्चुअली एक छोटा वीडियो है। शेर है, एनिमल है, बहुत सारा एनिमल है, सबको एलर्जी हो रही है, सबको छींक आती है। तो एलर्जी लिमिटेड नहीं है कि अब सिर्फ इंसानों में होती है, एलर्जी सभी लिविंग एनिमल्स में एलर्जी का प्रॉब्लम है। अब हम आगे बात करेंगे ये एलर्जी क्यों होती है और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो एलर्जी जो होती है बेसिकली
ये एक रिएक्शन है, आपके बॉडी की एक रिएक्शन है टू समथिंग अबनॉर्मल। जैसे आपके आजू बाजू में कुछ अबनॉर्मल है, इस चीज की एलर्जी होती है। अब जो एलर्जी होती है दो प्रकार से है, जैसे मैंने बताया, एक सीजनल होती है जो साल में कई महीने आती है, और एक पेरिनियल होती है जो पूरे साल आती रहती है। तो जो साल के कई महीने आती है वो एलर्जी जो होती है रफली नवंबर दिसंबर में, जहाँ पे पोलन है उस टाइप में ज्यादा आती है, जहाँ पे एयर थोड़ी ज्यादा ड्राई होगी। पेरिनियल एलर्जी है, ये उन लोगों को आती है, एलर्जी कंटिन्यूस आती रहती है, ताकि आपको कंटिन्यूस नहा के आए आप छीके, कहीं से आए आप छीके, कंटिन्यू आपको एलर्जी का तकलीफ होती है। तो ये पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस दो टाइप की होती है। अब जो एलर्जी के कारण क्या है, जैसे मैंने बताया, पहला कोल्ड है, एनवायरमेंट की वजह से होती है, हेरिडिटरी होती है, जैसे आपके माता पिता को कोई चीज की एलर्जी है, स्वाभाविक है कि उसी एलर्जी के कारण आप में भी है, तो आपको भी उसी चीज की एलर्जी होगी। जैसे हम बताते हैं कि पिताजी गुस्सा वाले थे तो बेटा भी गुस्सा करता है, पिताजी गोरे थे तो बच्चे भी गोरे हो गए, या माँ बाप गोरे थे तो ये भी गोरे हो गए। उस टाइप के जो जीन्स है वो एलर्जी से ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद में एज जो होता है, एज एलर्जी का सेकेंड थर्ड डिकेड 20-30 साल में ज्यादा दिखता है, क्योंकि उस टाइम में लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, बाहर ज्यादा जाते हैं, तो उनको एलर्जी होने का चांस ज्यादा है। और अभी जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं, प्रदूषण देख रहे हैं अलग अलग किस्म के, उसमें एलर्जी का डर थोड़ा बहुत ही ज्यादा होता है। लास्ट है कि स्ट्रेस, टेंशन से काफी पेशेंट को एलर्जी की तकलीफ होती है। अब कॉमन एलर्जी क्या है? कॉमन एलर्जी है डस्ट है, कुछ फूड है जैसे अनानस है, फंगाई है, वेहिकुलर गाड़ी के पोल्यूशन है, कुछ सोप शैम्पू डिओडोरेंट लगाते उसकी है, ये कॉमन एलर्जेंस होते हैं। अब एलर्जी होने के बाद में पेशेंट को तकलीफ क्या होती है? एलर्जी टिपिकल क्या है कि आप 4 बजे ठीक थे और 4:30 बजे आपको बहुत जोर से छींक और नाक से पानी सडनली स्टार्ट हुआ, आपको पता नहीं क्या हुआ, सडनली स्टार्ट हो गया, ये एलर्जी है। नाउ एलर्जी मतलब आपको नाक में इरिटेशन होगा, नाक ब्लॉक होगा, छींक आएगी, नाक से पानी आएगा, कभी कभी आपकी सेंसेशन और स्मेल, जो सुगंध आने की जो क्षमता है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके बॉडी की सडनली कोई रिएक्शन होती है। जब एलर्जी होती है आप उसको क्या करना चाहिए? नॉर्मल एलर्जी की दवाई तो सभी लोग देते हैं। अभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हम हिस्ट्री लेते हैं। अगर पॉसिबल है आप क्या कर रहे थे जिसके बाद आपको एलर्जी हुई, आपको एक सीटी स्कैन करा सकते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करा के हमको किस चीज की एलर्जी है वो उस चीज की हमको मालूम पड़ता है। एलर्जी के लिए कोई इन्फेक्शन नहीं है। और एलर्जी आपको एक सिंपल भाषा में बताने के लिए, जैसा हम सब इंसान हैं, हम सभी लोगों को कोई चीज सूट नहीं होती, ये हम कॉमनली बात करते वक्त बताते हैं कि हमको ये खाना सूट नहीं होता है, हमको धूप सूट नहीं होती, मुझे ठंडी सूट नहीं होती है। वैसे ही एलर्जी मतलब कुछ आपके वातावरण में चीज है जो आपको सूट नहीं होती। खाली आपको क्या चीज सूट नहीं होती है ये आपको जानना जरूरी है, इसके लिए ये सब टेस्ट है। तो एलर्जी के लिए अलग अलग टेस्ट है जिसमें आप अवॉइड करना चाहिए। आपने अवॉइड करने के जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, मास्क पहनने से काफी एलर्जन कम होते हैं, आप दवाई ले सकते हैं, आप सर्जरी भी एलर्जी के लिए कुछ हद तक यूजफुल होती है अगर मेडिसिन से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ रिलीफ नहीं मिला तो। अब नेक्स्ट चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये है साइनस। हम सब सुनते आ रहे हैं कि इनको साइनस की तकलीफ है, लेकिन प्रश्न ये है साइनस एक्चुअली है क्या? क्या चीज है साइनस जो हम बात करते हैं? तो साइनस क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान के चेहरे पे साइनस होते हैं। साइनस मतलब आपके फेस पे, चेहरे पे कैविटी होती है जिसमें हवा होती है, एयर है। तो एक आपको मैं उदाहरण दूंगा कि अगर आप कोई व्यक्ति से मान लीजिए फोन पे बात कर रहे हैं और उनकी आवाज बदली हुई है, आप उनको तुरंत पूछते हैं आपकी आवाज बदली हुई है, सर्दी हुई है क्या? आप पूछते हैं। ये क्यों पूछते हैं? ये पूछने का कारण है कि आपकी ये जो साइनस होते हैं जिसमें नॉर्मल हवा है, वो हवा के बदले में सर्दी जम जाती है। ये सर्दी जमने के वजह से ये साइनस की तकलीफ होती है। तो ये बेसिक साइनस की तकलीफ है। तो साइनस मतलब आपके बॉडी का एक नॉर्मल भाग है, और आपके बॉडी में सांस जो लेते हैं, साइनस का बहुत ही अजीब फंक्शन भगवान ने दिया है, बहुत ही ऐसा फंक्शन दिया है कि दुनिया में उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते। साइनस जो है आपके बॉडी का एयर कंडीशनिंग यूनिट है, ये आप समझ लीजिए। ये कैसे? आप अभी धूप में जाएंगे तो सांस लेते हैं,
आप ठंडी में जाएंगे तो सांस लेते हैं, आप अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो सांस लेते हैं, लेकिन आपको कभी लगता नहीं है कि आप अलग टेम्परेचर का सांस ले रहे हैं। आपको लग रहा है मेरी सांस चल रही है। ये क्यों लग रहा है आपको? सही बात है, ये सवाल था मेरे दिल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है कि आप अभी यहां से ठंडी में गए, आपको लगेगा मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी सांस ठंडी हो गई है। हाँ, ये नहीं लगता। नहीं लगता। इसका कारण ये है कि साइनस जो है कुछ म्यूकस तैयार करता है, और ये म्यूकस और साइनस जो है आपकी एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, गर्म करता है। तो बाहर का आपका टेम्परेचर कोई भी हो, आप सांस लेने वाला जो एयर का टेम्परेचर होता है वो मोर और लेस कांस्टेंट होता है। ये साइनस का मेन काम है। इसीलिए अब नाक से सांस लेते हैं तो हवा जो है नाक के अंदर अलग अलग भाग में जाते हुए जब फेफड़ों तक पहुंचती है तो वो हवा बिल्कुल एयर कंडीशन की तरह एक टेम्परेचर में होती है, इररिस्पेक्टिव आप कौन से जगह पे क्या कर रहे हैं। तो ये साइनस का एक नेचुरल फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। तो लोगों को लगता है नाक जो है खाली बास लेने के लिए है, या लोगों को कोई लगता है कि नाक जो है आपके फेस पे ब्यूटी करने के लिए है। ये मुझ जैसे लोगों को नाक की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मैं और आप चश्मा पहनते हैं तो बिना नाक का बहुत तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ये साइनस का जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बारे में, क्योंकि आपके एवरीडे लिविंग में आज तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपने कितने करोड़ों बार सांस लिया है और आपको समझ में भी नहीं आया था कि आपकी सांस कैसे एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट चल रही है। ये साइनस का कमाल है। कमाल कमाल। जब ये माल फंक्शन होता है, जब इसमें तकलीफ होती है, तब आपको तकलीफ देना चालू होती है, दम लगना, नाक से बलगम आना, ये सब तकलीफ चालू होती है। अब साइनस के कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं आपको कुछ इन शॉर्ट जो बताऊंगा। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अंदर गांठ है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, वो हो सकता है। एलर्जी से होता है, कभी अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है, मार लगने से होता है। ये सब अलग अलग कारण है जिसमें साइनस का नॉर्मल फंक्शन जो है ये थोड़ा खराब हो जाता है। अभी साइनस जो हम पेशेंट आते हैं तो हम उसको दो चीज में डिवाइड करते हैं। एक अक्यूट जो है, अक्यूट है मतलब उनको साइनस की तकलीफ सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक है। उन पेशेंट को ज्यादा करके हम दवाई देते हैं और जल्दी से वो ठीक हो जाते हैं। अब कोई पेशेंट है जिनको साइनस की तकलीफ कई महीनों से है, कई सालों से है, और इन पेशेंट को साइनस की तकलीफ के साथ वो जी रहे हैं। वो सोच रहे जैसी मेरी जिंदगी है, जैसे मेरी बीवी तकलीफ देती है वैसे साइनस तकलीफ देती है, मुझे उसके साथ जीना है, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइनस की ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। और इस टाइम में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि ये यूस्टेशन ट्यूब है, नाक से कान में जाने वाली एक ट्यूब है जिसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं। तो ऊपर वाले ने एक बहुत अजीब चीज बनाई है कि आपके नाक से कान में नली जाती है, तो आपको जब सर्दी होती है अगर आप जोर से नाक साफ करेंगे तो ये इन्फेक्शन आपके नाक से कान में जाने के चांस बहुत ज्यादा है और कान में भी तकलीफ होने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपका कान, नाक और गला ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों ऑर्गन एक है। इसलिए ईएनटी सर्जन जो कान, नाक और गले के डॉक्टर है वो एक है। मेरे कॉलेज में मेरे एक बार टीचर से पूछा था कि आंख और कान के डॉक्टर एक क्यों नहीं है, आंख और गले के डॉक्टर एक क्यों नहीं है, कान, नाक और गले एक क्यों है? तब उन्होंने मुझे बताया कि ये तीनों ऑर्गन इस प्रकार से कनेक्टेड है कि आपको तीनों की जानकारी एक ही इंसान को हम दे सकते हैं जो तीनों ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये आपका साइनस का तकलीफ है। अब साइनस में पेशेंट को क्या तकलीफ होती है? कॉमनली होता है सर दर्द होता है, सूजन आती है, नाक से पानी आता है, फीवर आता है, आपको स्मेल सेंसेशन आपकी चेंज हो जाती है। और जो लोगों को साइनस की तकलीफ पेशेंट को बहुत सारे सालों से है, उनको लॉस ऑफ नेजल रेजोनेंस, ये लास्ट पॉइंट जो बोल रहा हूँ, ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि आपकी आवाज जो है वो एकदम नाक से आती है। तो एक आपको मैं उदाहरण दूंगा, एक बहुत ही फेमस गायक है हिमेश रेशमिया, आपने नाम सुना होगा। सुना। उनकी आवाज नाक से है और एक सीक्रेट भी बताऊंगा, उनको नाक में पॉलिप है। अच्छा। हाँ, और लेकिन उनका ये है, उन्होंने बताया कि मैं पॉलिप निकालूंगा तो मेरी आवाज खुल जाएगी, मेरी काम जाएगा, क्योंकि ये आवाज से लोग मुझे पहचानते हैं जी। तो पॉलिप के कुछ फायदे भी है कोई लोगों के लिए, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। तो ये है। तो अब साइनस के पेशेंट को क्या करना चाहिए? हालांकि ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आजकल ऐसा है हर एक पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। आप एंडोस्कोपी कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देख रहे हैं, ये सीटी स्कैन है।
ये एक पेशेंट का फेस है, ये दोनों जो बड़े दिख रहे हैं ये आपकी दोनों आंखें हैं। काला जो है नाक के अंदर की नॉर्मल हवा है, यहाँ से सांस आती है और यहाँ अंदर जाती है, ये आपकी साइनस है। अब यहाँ पे आप दो चीज देख रहे हैं, एक काला है और एक ग्रे है। जो काला है ये साइनस की नॉर्मल हवा है, जो ग्रे है ये साइनस, दोनों साइड पे ये साइनस के अंदर जमी हुई गांठ है। तो इसी के वजह से पेशेंट को साइनस की तकलीफ होती है। अब ट्रीटमेंट है, दवाई तो बहुत सारी होती है, जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं, नेजल स्प्रे देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारी चीज देते हैं, और उसके बाद में कुछ साइनस की सर्जरी भी होती है। ये फोटो दिख रही है शायद आपको अभी? जी दिख रही है। एक ये फोटो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हाउ टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये आपके सामने जो है फोटो, ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं, ये पॉलिप है जो काफी पेशेंट को बहुत ज्यादा साइनस में सर्दी होने की वजह से होता है। ये आपकी नाक की हड्डी है और ये आपकी टर्बिनेट है। तो ये जो सब गांठें होती है या पॉलिप्स जो स्वेलिंग्स होती है, इसको टेक्नोलॉजी, हमारे पास नए नए शेवर्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, माइक्रो डिब्राइडर्स है, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज चेंज कर दी है, बहुत आसान कर दिया हमको। अब एक चीज आपको मैं बताऊंगा, ये है एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आना। ये रही सर्दी की बात। तो सर्दी के लिए ट्रीटमेंट जो है काफी हद तक ऑपरेशन होता है और दवाई होती है, ये दो चीजें। अब काफी टाइम हम देखते हैं कि नाक से खून आता है, तो क्यों आता है खून, ये इंपॉर्टेंट है। अभी नाक से खून आने के 3-4 फिक्स्ड कारण होते हैं। एक है नाक में मार लगना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं सब लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि ऑल दोज हु आर 40, जो 40 साल के ऊपर है और जिनके नाक से फ्रेश खून आया है, आप कृपया अपना ब्लड प्रेशर देख लीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने से नाक में खून आना, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही डेंजरस चीज होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 300 साल पहले जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता था, तो ब्लड प्रेशर कम करने का तरीका नाक से कट करके खून बहाना था। आज की तारीख में ये सोच के भी बहुत ही अचंभित लगता है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नाक से खून आना ये बहुत ही कॉमन चीज होती है। तो किसी को जब नाक से बूंद बूंद खून आता है तो कृपया अपना ब्लड प्रेशर देख लीजिए। दूसरा, साइनस की तकलीफ है, नाक में कुछ गांठ आने से भी ये इस प्रकार का ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए आपने पहले बैठना है, आपने नाक के ऊपर नाक दबा के रखना है, और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हुआ तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। तो नाक से खून आना, नाक में बर्फ लगाना, नाक को दबा के रखना, ये सब चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं कुछ कहूंगा थोड़ा बहुत गले के बारे में आज, और गले के बारे में ज्यादा करके आपसे यही कहूंगा क्योंकि आप प्रवचन देते हैं, काफी बात करते हैं, तो गला ठीक होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये रोज का काम करने वाला ऑर्गन है। अब कॉमन जो लोग हैं, जो मैंने देखा है, काफी पॉलिटिशियंस है, काफी जो लोग बात करते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उनका गले में खराश, ये सबसे बड़ा कॉमन है, कारण है, गले में खराश होती है डॉक्टर साहब। अब इसके कारण जो है 3-4 होते हैं गले में खराश। एक है कॉमन, सबसे कारण हमने देखा है एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी की तकलीफ होती है, जब खाना टाइम पे नहीं होता है, कभी आप तीखा खाना खाते हैं या टेंशन होता है, नींद बराबर नहीं होती, तो वो एसिड आपके गले में उतर के इस प्रकार का तकलीफ हो सकता है, तो गले में खराश होती है। दूसरी चीज है एलर्जी। अगर आप डस्ट में जाए या आप कुछ ऐसा कुछ खाए तला हुआ, आपने या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कभी मैंने कुछ बाहर का कुछ तला हुआ जो खाया जो मुझे पता नहीं, तुरंत आपके गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है ऐसे करना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कुछ पदार्थ वो खाने में इस्तेमाल किए हैं वो आपके बॉडी को सूट नहीं हो रहे या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके वजह से होता है। तीसरी चीज है ये इन्फेक्शन। और चौथी चीज जो है, अगर आप बहुत ही ज्यादा बात करते हो कंटिन्यूस, तो भी गले में एक प्रकार का सूजन आने का चांस होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसका हम बात करेंगे रफ आवाज की, होर्सनेस ऑफ वॉइस। अब काफी लोग देखेंगे जिनकी आवाज खराब है, आवाज स्मूथ नहीं, आवाज रफ हो गई है। ये क्यों हो जाती है? ये आवाज जो रफ होती है, इसके कुछ कारण होते हैं कि जब आप कंटिन्यूस बात करते हैं बिना कुछ रेस्ट लिए, बिना पानी पिए, चिल्ला के,
तो इस प्रकार की आवाज होती है। गला बैठ जाना कहते हैं उसको। गला बैठ जाना, गला बैठ जाना। अब ऐसा है कि इसमें एक सिंपल उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, जो खास मैंने आपके लिए आज सोचा है। जी। कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति को बताया कि आप जिम में जाओ और आप कसरत करो और एक दिन में ही आप 50 किलो उठाना चालू करो, ओ। आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी वो करने के लिए अभी तक ट्रेन्ड और ट्यून्ड नहीं है। वही चीज, वही आदमी जब जिम में 6 महीना जाता है तो 50 क्या, वो तो 100 किलो भी उठा लेगा। जी। तो ये चीजें आपकी बॉडी को एक प्रकार के वो ऑर्गन को आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो जो लोग प्रवचन देते हैं या बात करते हैं उनको हम अक्सर कहते हैं, जो सिंगर्स हैं, हमारे पास काफी स्टूडेंट आते हैं जो 2 महीना क्या गाना सीखा वो खुद को तानसेन नहीं समझना चालू कर देते हैं। तो ना वो अपना पिच देखते हैं ना कुछ देखते हैं, वो जोरदार चालू कर देते हैं और आवाज चली जाती है। अब पुराने जमाने में मैंने बहुत ही, मैं स्पिरिचुअल वेदा शास्त्र सब देखता था। आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो पाठशालाएं थी या गुरुकुल होते थे, वहां पे बच्चों को सामने बिठाते थे और सामने बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, लेकिन वही बच्चों को आधा आधा घंटे का गैप देते थे, क्योंकि आधे घंटे बाद वॉइस को थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। और उनका टीचिंग जैसा पहले 1 घंटा था, 2 घंटा था, धीरे 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 टीचिंग उनका टाइम बढ़ा देते थे। क्या हो जाता था कि आपके बात करने का यंत्र धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे अभी कोई लोग हैं जो नया नया बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए तकलीफ ये बहुत कॉमन है। और जो लोग बहुत सालों से बात कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सालों से प्रवचन दे रहे हैं, तो आपका तो बात करने का यंत्र 100% काफी स्ट्रांग है बात करने के लिए। लेकिन आपको भी कुछ आवाज के लिए कुछ ख्याल रखना जरूरी है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। जी। अभी ये जो फोटो है, ये आप देखेंगे, ये आपका बात करने का यंत्र है, राइट और लेफ्ट, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं। अब इस 2 व्यक्तियों ने बहुत जोर से बात किया, चिल्लाए, तो आपको ये गांठ दिख रही है यहाँ पे। ये दोनों जगह पे ये गांठ आई है। जी। अब ये गांठ आने का और एक सुंदर उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति बिना चप्पल के और बिना शूज के रास्ते पे 20 दिन चले, तो आप देखेंगे कि आपके तलवे जाड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज को ऑटोमेटिक अडेप्ट करने का कोशिश करती है। वैसे ही ये स्वर यंत्र ऊपर वाले की देन है कि जब आप बहुत जोर से बात करते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं बस यार जरा धीरे करना, इस करके एक गांठ आ जाती है और फिर उनको डॉक्टरों की याद आ जाती है। तो अभी इसमें ये है कि जो बात करने का जो हम बताते हैं, जो बाकी लोगों के लिए जो सीनियर है, जो काफी सालों से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या ख्याल रखना चाहिए, ये चीज है। अब यहाँ पे एक चीज उन्होंने ख्याल रखना चाहिए, वो है वॉइस रेस्ट। जितना हो सके उतना बात कीजिए, बाकी टाइम में आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। जी। गर्म पानी का वाफ लेना बहुत जरूरी है। वाह। आप बाहर से थक के आ जाते हैं, आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो आप पानी पीते हैं, तो बात करते वक्त आपने पानी पीना बहुत जरूरी है और वाफ लेना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सूखे गले पे जो लोग बात करते हैं उनकी आवाज जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा। तो आप प्रवचन भी दे रहे, तो सिप्स ऑफ वाटर बीच बीच में, जैसे आपने देखा मैं आपसे बात करता हूं, मैं 3-4 बार मैंने पानी पिया है। जी। जितना जितना आपका गला गीला होगा उतना आपके बात करने के यंत्र के ऊपर प्रेशर कम आ जाता है। वाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कभी आपको लगा आपका गला खराब हुआ तो आप वाफ ले लीजिए। जी। अब इस पॉइंट में मैं एक अच्छा किस्सा मुझे याद आया, तो आपके अगर परमिशन हो तो आपको बताऊंगा। जी जी। हमारे पास एक सास बहू आई थी, जो मैं हकीकत बता रहा हूं। जी। बहू के कान में दर्द था और सास की आवाज खराब थी। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तालमेल अच्छा हुआ। हाँ, तो बहू ने मुझे बताया कि मेरा दर्द कब चला जाएगा, कि जब ये बात करना बंद करेगी। तो मैंने सास को बोला कि आप रेस्ट लीजिए और आप वाफ लीजिए। उन्होंने वाफ लिया, लेकिन आवाज में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। तो मेरे पास आए, डॉक्टर साहब आपने इतना बोला, हमने लिया, फर्क नहीं पड़ा, आपकी फीस भी दी और ऐसा हो गया। तो मेरे मन पे हुआ कि यार ऐसा कैसा हो गया है।
तो फिर मैंने पूछा तो बहू ने बताया कि वो वाफ लेते थे 5, 7, 10 मिनट के लिए और तुरंत वापस जोर से चिल्लाना चालू करते थे। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि वाफ लेने के बाद में आपने 5, 7, 10 मिनट रेस्ट लेना चाहिए। आराम करना चाहिए। जैसे कोई आराम करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आदमी कोई भाग के आया है, जिम से आया है, तो आप 10 मिनट रुकते हैं आपके बॉडी को थोड़ा नॉर्मल होने के लिए। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा ये जरूरी होता है। बाकी आवाज खराब होने के कुछ कारण है, जैसे आपने स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एसिडिटी अवॉइड करना है, ये सब चीज है। अब इसमें कोई कोई चीज है जैसे स्ट्रोबोस्कोपी है, लेजर सर्जरी है, ये 1-2 ऑपरेशन जो होते हैं वो हम इसके लिए कर सकते हैं। एक चीज है मैंने देखा है, स्लीप एप्निया, खर्राटे लेना, ये बहुत ही आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है आज की जनरेशन के लिए। कभी मेरी कभी दादी थी, दिवस हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मेरी दादी थी, पुराने जमाने की जो औरतें थी, वो गर्व मानती थी कि मेरा पति कितनी अच्छी खर्राटे लेता है। वाह। आज आप देखेंगे कि मैं फ्रांस में था, मैं जर्मनी में था, स्नोरिंग अगर कोई पार्टनर करता है तो टॉलरेंस लेवल जो है दुनिया में इतनी कम हो गई है कि आदमी डाइवोर्स स्नोरिंग के ऊपर भी करने के लिए बहुत ही कॉमन है। और ये इंडिया में बहुत कॉमन है अभी, स्पेशली बड़े शहरों में। मैंने देखा है कि क्योंकि हुआ क्या है कि लोग बड़े बड़े घरों में नहीं रहते, अभी छोटे घरों में रहते हैं, तो हर एक आदमी अलग रूम सोने के लिए सुविधा नहीं होती है। तो जो आप खर्राटे लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। लेकिन अभी यहाँ पे पॉइंट ये है कि खर्राटे लेना, ये अभी मैं बता रहा हूँ, डाइवोर्स होना, ये तो सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन खर्राटे लेने के वजह से आपकी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? ये आपको बता रहा हूं। आपने देखा रहेगा काफी पेशेंट है, कई लोग है, नींद में हार्ट अटैक आ गए और मर गए। मैंने बहुत सुना है। लोग बोलते हैं मौत भी आ जाए तो अच्छी आनी चाहिए, ऐसे ऊपर वाले ने मौत दी है। लेकिन अभी हम डॉक्टर सोचते थे कि ऐसी मौत क्यों, मतलब नींद में आदमी क्यों मर गया, क्या हुआ ऐसे? अभी हार्ट है, तो हमने ये सोचा कि पूरा दिन जब आदमी काम कर रहा है तो हार्ट के ऊपर कुछ लोड होता है। हार्ट आखिर में एक पंप है, तो पूरा दिन आप भागते हैं, चलते हैं, तो हार्ट पंप करता है, तो तभी बंद नहीं पड़ता। आप रात को सोते हैं तभी हार्ट बंद क्यों पड़ा? तो ये तो यही बात हुई कि गाड़ी पूरे दिन चली और रात को बंद पड़ गई, सुबह स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर काफी सर्वे हुआ। बाद में ये रियलाइज हुआ कि जब आप सोते और खर्राटे लेते हैं, आपकी जबान के वजह से है, आपके तालू के वजह से है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो चर्बी और फैट के वजह से है। ये जो खर्राटे लेते हैं, इसके वजह से आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, आप तो नींद में है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपका हार्ट आपके बाकी बॉडीज, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को ऑक्सीजन देने के लिए ज्यादा पंप करता है। आप तो सो रहे, आपको पता नहीं। तो वो ज्यादा पंप का लोड जो है हार्ट ले नहीं पाते और कभी कभी आदमी को हार्ट अटैक नींद में आ जाती है। तो ये खर्राटे लेना काफी डेंजरस होता है। इसके अलावा काफी कुछ चीज होती है। जैसे आपने बताया, काफी पेशेंट हम देखते हैं कि सुबह उठते ही उनको आलस होती है, फ्रेश नहीं होते, क्योंकि उनके रात की नींद पूरी नहीं होती है। दिन में ऑफिस में सोते रहते हैं, बीच बीच में नींद में हिलते रहते हैं, नॉर्मली नहीं सोते, गाड़ी चलाते वक्त नींद आ जाती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सब चीज उससे बढ़ जाती है। तो खर्राटे लेना और स्नोरिंग जो है, ये आज की तारीख में सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये हेल्थ हैजर्ड है। और इसका मैं समझता हूं कि सब फैक्टर ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है वजन, वेट। क्योंकि जैसा आपका वजन बढ़ता है, आपका वजन सिर्फ आपके पेट में या बॉडी पे नहीं बढ़ता है, आपके गले में, सब जगह पे बढ़ता है। तब जब आप सोते हैं, ये सब गले का फैट जो है आपकी सांस की नली को प्रेस करके उस पर प्रेशर लाता है और आपका खर्राटों का वाइब्रेशन आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट ये जो खर्राटे लेना है, इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत सारे अलग अलग है। लेकिन अभी एक मशीन आई है, उदाहरण ये आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, स्लीप ऐप मशीन है। कई लोग ये मशीन लगा के सोते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा ऑपरेशन वगैरह नहीं करना चाहते। लेकिन इसके लिए कई मॉडर्न सर्जरीज आई है, कई टेस्ट आई है, जिसके
हम बहुत कॉमन करते हैं और जिसके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये खराटे लेना, स्नोरिंग जो है, जब तक आपको ये कोई सिम्टम्स होगा कि आप दिन में सो रहे हैं, आपको नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको गाड़ी चलाते हुए काम करते हो नींद आ रही है, आलस आ रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, तो ये सब यू हैव टू रिलेट कि आपकी जब रात को नींद बराबर नहीं होती तो ये सब प्रॉब्लम आपको कॉमनली आते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो एज अ रिजल्ट ये सब लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। और कोई प्रश्न होगा, कुछ होगा, तो आई एम मोस्ट वेलकम टू से। देखो, हम आपसे प्रश्न करेंगे, उससे पहले आप में परमात्मा को हम स्थापन करेंगे। बिल्कुल। कि आप में रहकर परमात्मा हमें कुछ आइडिया देंगे और इसका आशीर्वाद आपको मिलेंगे। परमात्मा को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुझे तो आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। हाँ, हमको भी बहुत जरूरत है। नहीं, आपको तो देना चाहिए। कहीं देना चाहिए, कहीं से लेना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये खराटे बोलने का कारण क्या क्या होता है? सिर्फ चर्बी या मसा, उसको क्या कहते हैं? मैं आपको एक सिंपल चीज में आपको बताऊंगा कि बहुत ही एक आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जब आप सांस लेते हैं, सांस आपके नाक से आके आपके लंग्स में जाती है। तो कोई भी चीज आपको बताऊंगा, बांसुरी ले लीजिए, फ्लूट। फ्लूट बजती है, फ्लूट में 3-4 होल होते हैं। हाँ जी। जैसे आप होल दबाएंगे अलग अलग टाइप से सुर निकलेगा। हाँ, बस वैसा ही। वैसे खराटे जो आप लेते हैं, आपकी आवाज नाक से लेके फेफड़े में जाती है। तो नाक की कोई ब्लॉकेज होती है, मुंह के अंदर गांठ होती है, ऊपर तालू के अंदर गांठ होती है, अंदर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। कोई की पेशेंट हम देखेंगे उनकी जबान बहुत मोटी होती है जी। जैसे हमने डायलॉग में सुना है कि तेरी जबान मोटी हो गई है। लेकिन वाकई में लोगों की कोई की जबान बहुत मोटी होती है। तो जब वो रात को सोते हैं तो जबान उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये सब ऑर्गन्स यहाँ से लेके आपकी सांस की नली तक आपकी सांस को ब्लॉक करते हैं। अभी इस पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। हर एक आदमी जो खराटे लेता है उसका सुर एक नहीं होता, अलग अलग सुर में खराटे होते हैं। हाँ, वो तो 7 सुरों में बजते हैं। बिल्कुल। आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको लगेगा आप ऑर्केस्ट्रा में आ गए रात को। क्योंकि हर एक इंसान का अलग चीज ब्लॉक होता है, उसकी वजह से खराटे आते रहते हैं। हमें ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं, हम सभी एक हॉल में सोते हैं, हर दिन ट्रेन में ही होते। बिल्कुल। यस। तो ये खराटे लेना है। और तो ये जो ब्लॉकेज है अलग अलग कारण, उसी की वजह से खराटे आते हैं। तो हमको एक एमआरआई स्कैन लगता है। और एमआरआई स्कैन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एमआरआई स्कैन में सुला के उसको थोड़ा सा हम नींद का इंजेक्शन देते हैं। वो पेशेंट आधे घंटे के लिए सोता है और खराटे मारना शुरू कर देता है। और फिर मशीन रिकॉर्ड करता है एक्सरे की तरह कि आपको खराटे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, ये है। फिर दूसरी बात, किसी को बहुत खराटे आते हैं फिर भी बड़ी गहरी नींद में सोए होते हैं, और किसी को खराटे नहीं बोलते फिर भी नॉइज ब्लॉकेज हो जाते हैं और नींद उड़ जाती है। खराटे तो नहीं बोलते फिर भी नींद में दिक्कत होती है, और खराटे वाले के होती नहीं। इसमें मेरे को खराटे नहीं आते फिर भी नॉइज ब्लॉकेज हो जाती है, और जब मैं नींद से उठ जाता हूँ तो देखता हूँ तो दूसरे तो बहुत खराटे लेते हैं और बहुत अच्छी नींद भी लेते हैं। तो मुझको ऐसा होता है कि इतने खराटे आने के बाद भी वो सोते हैं और मुझको खराटे नहीं, फिर भी मैं जागता हूँ। ये परेशानी क्या है? उन पे स्वामीनारायण जी का आशीर्वाद है। तो और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो लोग बहुत साल से खराटे लेते हैं और वो उठते नहीं उठते, सब भी उठ जाते हैं मगर वो नहीं उठते। तो उनका मैंने देखा है, उनको एक प्रकार की आदत हो गई है। अच्छा, उनके बॉडी के प्रकार की आदत हो गई। और आपको जो नोज ब्लॉक की जो आपने बात बताई, अगर आपको नोज ब्लॉक रोज नहीं होता, आपको कभी महीने में एक बार हुआ तो आपको तुरंत फील होगा यार नाक बंद होगा, क्या हो गया। तो वैसे ये जो लोग करते हैं उनको मोस्ट लाइकली उनको बहुत आदत होती है। और
जैसे मैंने बताया कि वो उनकी बॉडी को इतनी आदत होगी खराट लेने की कि उनकी बॉडी की ऑक्सीजन कम होने के बावजूद भी वो रिलैक्स्ड होते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ये जो पेशेंट बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं उनका अगर आप मेंटल अलर्टनेस चेक करेंगे नॉर्मल पेशेंट से कम होता है। अच्छा। क्योंकि अब कितने भी खराटे ले हो कितने भी गहरी नींद में हो ऑक्सीजन थोड़ा कम होने की वजह से आपके ब्रेन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा, वो सही बात बताई हमने। किसी संत को कोई प्रश्न पूछना है तो जल्द से जल्द पूछ लीजिए। શિયાળામાં જ થાય છે તકલીફ, ચોમાસામાં वो કે ઉનાળામાં सर्दी ઓછી के થાય? दिन में ही होता है खराटा, गर्मी के दिन में नहीं, ऐसा पूछते स्वामी जी। इनमें ऐसा है कि जो सर्दी के दिन में जो ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं सर्दी के टाइम में जो खराटा होता है ना वो एलर्जी की वजह से आपका नाक बंद होता है, इसी की वजह से खराटा आता है। सर्दी से काफी टाइम नाक बंद होता है और साइनस में तकलीफ हो जाती है। तो ये जो खराटे हैं ये नेजल पॉइंट की वजह से ज्यादा आते हैं। तो ये पेशेंट ज्यादा करके दवाई से ठीक होते हैं, नाक में दवा, एलर्जी की दवा, साइनस की दवा लेने से अधिकतर ये पेशेंट ठीक। सर्दी के दिन में जब नौज बंद हो जाए तो नाश लेने से कुछ फायदा होता है? हाँ, वाफ लेने से थोड़ा फायदा होता ही है, वाफ लेने से फायदा है। अभी पुराने जमाने में वाफ में ये जो नीलगिरी यूकेलिप्टस ऑयल डालते हैं, हाँ। वो डाल के, लेकिन वाफ जो लेते हैं ये मैं सबको बताऊंगा मुंह से अंदर लेके नाक से छोड़िए। अच्छा, मुंह से लेके नाक से छोड़िए। अब आप अच्छा, पूछेंगे ऐसा क्यों? इसका कारण जब आप नाक से सांस लेते हैं आपके नाक के अंदर टर्बिनेट वगैरह ऐसा एक दो जो भाग होते हैं उसकी वजह से आपकी स्टीम जो होती है नाक के पीछे बाजू में पहुंचती ही नहीं है। अच्छा। जो मुंह से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं तभी आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जो बाहर सांस फेंकते हैं वो उस हिसाब से आपके काफी सर्दी बाहर निकलना स्टार्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे लिए ये पहली बार। और आप वाफ भी लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट लेना है बस ना, बस बस बस। कोई पेशेंट इतना वाफ लेते हैं कि उनके गाल का छिलका निकल जाता है। बोलते सर वाफ इतना लिया कि सर्दी तो गई लेकिन ये जल गया। नहीं, वो नहीं चाहिए। और किसी का प्रश्न? हाँ, हमारे एक भगत जी कह रहे हैं कि ऊँघ कंटिन्यूस नहीं आती है और ऊँघ में ये विक्षेप बहुत होता है, कटका पड़ता है, थोड़ी देर आती है उड़ जाती है, आती है उड़ जाती है। नींद में टुकड़े पड़ जाते हैं। नींद उनकी डिस्टर्ब होती है। नींद बोल रहे, स्लीप बोल रहे। हाँ, स्लीप। हाँ, अभी देखिए इनके लिए हमको क्या करना पड़ता है गुरुजी, हमको एक स्लीप स्टडी करना पड़ता है। स्लीप स्टडी। अच्छा। अब जो पेशेंट की डिस्टर्ब स्लीप है आपको इन शॉर्ट बताएंगे उसके 5-7 फिक्स्ड कारण होते हैं। अच्छा। तो एक चीज इसमें होती है कि आफ्टर एज ऑफ 55 ओवरऑल इंसान की नींद थोड़ी कम होती है। हाँ, बात ये सही। फिजियोलॉजी है। हाँ। बट वो अलग चीज है। अब नींद बीच बीच में रुकने के कारण जो होती है उसके लिए हम एक स्लीप स्टडी करते हैं। उसमें अलग मशीन होती है, जो मशीन लगा के जो 2-3 वायर है वो लगा के पेशेंट सोते हैं और वो सोने के पश्चात में उनकी नींद जब उड़ जाती है वो क्यों हो जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से होती है, खांसी की वजह से आ रही है, ये और कुछ कारण की वजह से आ रही है। तीसरी बात ये आपको बताऊंगा कि जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट की तकलीफ होती है, ये कुछ कारणों की वजह से भी नींद कम होती है। अच्छा। टेंशन, स्ट्रेस से भी नींद कम होती है। तो ये कई कारण है। तो नींद के कारण कुछ फिजिकल है, कुछ मेंटल है। श्वास की वजह से होता है? नहीं, उम्र की वजह से। टेंशन तो है ही नहीं अब। सर्दी वगैरह होता है तो तब बोलते हैं कि अति गर्म वो दूध हल्दी वाला वो, उससे क्या फायदा होता है कि क्या होता है? देखिए, एक आपको बताऊंगा कि दूध और हल्दी जो है ये भी पुराने जमाने में आयुर्वेदिक में लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको हल्दी का कारण, हल्दी के एडवांटेज बताऊंगा आपको। हालांकि मैं बहुत पढ़ाई करते रहा, तो हल्दी जो होता है वो आप सबको पता है आयुर्वेदिक चीज है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से आपको जोड़ों का दर्द और बॉडी की इम्यूनिटी ये अच्छी हो जाती है। तो जब आपको सर्दी होती है आप लिटिल वार्म पानी पे हल्दी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट जो टैबलेट मिलते हैं ये अब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं। अब ये जो है कि हल्दी और दूध लेना ये तो ठीक है,
लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा गुरुजी, हल्दी पानी के साथ या दूध के साथ पिएंगे तो 75% आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है। अच्छा। 75% बाहर चला जाता है। हम्म। अब हल्दी अब्जॉर्ब करने के लिए हम उसके लिए काली मिरी डालते हैं। अभी काली मिरी को क्या बोलते हैं हम? बस यही मरी काली मरी। मरी। सही बात तो 1 पिंच, तो जरा गर्म पानी में हल्दी और 1 पिंच काली मिरी डालेंगे तो आपका हल्दी का अब्जॉर्प्शन जो है कम से कम 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। क्या बात है। इसीलिए आप देखेंगे काफी, आप हमारे आयुर्वेदिक खाने में देखिए हम हल्दी भी यूज करते हैं और काली मिरी भी डालते हैं जी। और हम वो डालते आ रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ये शास्त्र है कि हल्दी और वो साथ में जाएंगे तो जैसे गुरुजी ने प्रश्न उठाया तो उससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत अच्छा। इम्यूनिटी बढ़ने से आपकी बॉडी वायरल इन्फेक्शन होगा, कॉमन कोल्ड होगा, उसको खुद फाइट कर सकती है। ये है। हाँ तो समझ गया। कभी बार हम क्या करते हैं, बड़ा अच्छा दूध लेते हैं फैट वाला और थोड़ी हल्दी डालते हैं, फिर शक्कर डालते हैं, फिर टेस्टी पुल करके पीते हैं, फायदा कुछ होता नहीं और रात को खराटे लेते हैं। इसलिए पानी में हल्दी डालनी और मरी डाल के पीना भाई। करेक्ट, हल्दी मरी और सिंपल पानी में डाल के पिएंगे तो भी बहुत हो गया है। फिर शुगर डालनी नहीं है ना? शुगर तो अवॉइड करना है गुरुजी। अच्छा। आप 40 शुगर जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। देखो भाई, हेलो अमड़ो भाई, खांड खावानी नहीं। बोलो परेश भगत। ये जो जब 2 सीजन होती है, जैसे कि समर खत्म हो रहा है, विंटर चालू हो रहा है, तो ये 2 सीजन का जो जॉइंट होता है उसमें ज्यादातर गला खराब होता है, तो उसका रीजन क्या है और उसके लिए क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं? देखिए ये जो जैसे मैंने बताया सीजनल एलर्जी। सीजनल, जैसे मैंने बताया कि एलर्जी 2 टाइप से होती है, एक सीजनल है, एक पेरिनियल है। सीजनल एलर्जी होती है जो वेदर चेंज में होती है। जैसे आप काफी हमारे गुरुजी यहाँ पे यूरोप से या यहीं से यूएस से आए, तो वहां पे विंटर्स में जाएंगे तो पोलन एलर्जी बहुत ही डेंजरस है। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी जैसे वेदर चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम, ये सीजनल एलर्जी है और गला खराब होने का कारण ये एलर्जी है। तो उसके लिए आप सिंपल मीट, नमक या हल्दी के पानी का गरारा कर सकते हैं। आप एंटी एलर्जिक ज्यादा हुआ तो गोली ले सकते हैं। और यूजुअली ये एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा होता है, गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, उससे आपका काफी हद तक कंट्रोल होना चाहिए अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सही है तो। कई बार सुबह में स्नान करने के बाद 1 घंटा और 1.5 घंटा तक नाक में से पानी निकल आता है, तो इसकी क्या वजह और उसका इलाज क्या है? ये भी बिल्कुल एलर्जिक है। जैसे अभी मैंने आप मेरे स्लाइड्स में बताया था, जो नाक से जो पानी आता है स्पेशली, आप एक सिंपल चीज कहिए कि आपको जब नाक से सडनली पानी आता है या आपको नाक से छींक आती है, उसके आधे घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, ये आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आपका नहाने के बाद तुरंत आया, मतलब आपका नहाने का जो भी है, सोप है, शैम्पू है, जो भी है, हाँ, ये सुबह में उठकर स्नान करते हैं, बाद में ऐसा होता है, पहले तो ये सोए होते हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन नहाने के टाइम में जो आप मे बी सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस वाला कुछ होता है, अच्छा, कुछ ऑयल होगा, उस चीज की एलर्जी होती है, हो सकती है। क्योंकि एलर्जी जो है एक चीज है, आपकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा। आपकी बॉडी जो एलर्जी देती है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें कारण होता है। और अगर आप इनसे, अभी हमारे पास पेशेंट थे, उनको एलर्जी माइट्स की थी। अभी माइट्स जो आपकी गद्दा जो होता है, बेड्स जो होता है कॉटन के, वो कॉटन बेड्स के अंदर बारीक चीज होती है माइट्स, उससे एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम बेड्स को काफी टाइम एडवाइस करते हैं, धूप में रखिए, वैक्यूम क्लीन कीजिए, कारपेट्स में सो रहे तो कारपेट्स रेगुलर वॉश कीजिए। जो चीज आप रोज इस्तेमाल कर रहे हो और जिसमें कॉटन फाइबर्स है, बेडशीट्स है, लिनन है, जो भी है, कॉटन फाइबर्स वाली चीज में एलर्जी होने की चांस ज्यादा है, क्योंकि उसमें डस्ट ज्यादा अटकता है। और एक चीज लास्ट आपको बताना चाहूंगा सभी लोगों को, हम डॉक्टर हैं, मैं अभी आपको दिल खोल के आपसे बात कर रहा हूँ जी। मेरे बहुत सारे पेशेंट की जान बचाई है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ऊपर वाला जो बुद्धि देता है वैसे हाथ और दिमाग चलता है। क्या बात, ये चीज है। हम आखिर में हम उसके सेवक हैं, हम उसके निगरानी के नीचे काम कर रहे हैं। क्या बात है जुएकर जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, जैसे गीता में लिखा है वैसा ही।
नहीं, अभी मैं, क्योंकि आपको मैं 2-3 चीज इसके उदाहरण बताऊंगा कैसे। जी। जब मैं मेडिसिन बना, मैं पहले तो डॉक्टर बनना चाहता नहीं था, मेरी 2 ही इच्छा थी, मैं तो तबला बजाऊं या तो आर्मी में जाऊं। अभी तबला बजाने के लिए पिताजी नहीं बोल रहे थे, आर्मी में जाने के लिए माताजी नहीं बोल रही थी। तो दोनों नहीं है। अभी आर्मी में जाने के वाला माताजी बोल रही है, यार तू तो दाल चावल खाने वाला ब्राह्मण है, तू कहां बंदूक चलाएगा, तू छोड़ दे वो। पिताजी बोल रहे हैं कि मैं दुनिया को क्या बोलूं, बेटी डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर और बेटा चमड़ा पीट रहे। तो फिर मैंने डॉक्टर किया। मैंने पिताजी को तभी बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन एमबीबीएस के बाद मैं आर्मी में जाऊंगा। तो उन्होंने तभी बड़ा बड़ा बेवकूफ बनाया, बोला ठीक है बिल्कुल जाना। उनको मालूम है ये एक बार भाई गृहस्थी में फंस जाएगा, कहां जाएगा ये, जाने दो। तो वहां पे मैं गया। अच्छा, वहां जाने के बाद में फिर बात हुई एमएस की एडमिशन की। अब एमएस के एडमिशन की, मैं जो सीट्स थे उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में चौथा था। और हालांकि मुझे मिलने का चांस नहीं था, क्योंकि एमएस सीट कोई छोड़ता नहीं, बॉम्बे में कोई नहीं छोड़ता है। तो मैंने सोचा भी मिलने वाला तो है नहीं, अब क्या करेंगे, चलो और कहीं जाएंगे। मैं यूके गया, वहां पे कुछ पढ़ने के लिए गया, सब हो गया। फिर जब मैं एमएस सीट लेने वापस आया, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक सिखाया, और मेरे दूसरे गुरुजी उन्होंने बताया कि देखो ऐसा बेटा कि डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 50 लाख विद्यार्थी जाते हैं, एग्जाम ये सब लोग देते हैं। उसमें से डॉक्टर बनने की चांस जो होती है वो मिलती है 10,000 लोगों को। वो 10,000 में से सर्जन बनने की जो चांस होती है वो मिलती है 2,000 लोगों को। वो 2,000 में से जो सर्जन अच्छे बनते हैं, जिनके पास प्रैक्टिस है, जिनका नाम होता है, जिनका खुद का हॉस्पिटल है, जिनके लिए पेशेंट घंटों घंटे रुकते हैं, ये कम से कम खाली 10 से 15 होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप 50 लाख में से आप 15 लकी आदमी हो। सही बात। तो उन्होंने बताया कभी इसका दुरुपयोग मत कीजिए, और ये आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको इस काम के लिए चूज किया है। आपको भला आर्मी में जाना हो या तबला बजाना हो, उन्होंने देखा है कि ये सब ठीक है, उसको इधर ही हमको भेजना है। बहुत अच्छी बात। तो ये सब ऊपर वाले की देन है। और मैं वाकई में बता रहा हूँ, मैं अभी के एक 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक बच्चा था, उसके नाक में गांठ थी, और हमको नाक से टुकड़ा निकालना था, और हमने एंडोस्कोपी किया, और मैंने वो टुकड़ा देखा, और मैंने हाथ में फोर्सेप्स लिया, जो हम एंडोस्कोप से टुकड़ा निकालते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो टुकड़ा फोर्सेप्स, वो टुकड़े को टच किया, और कुछ मेरे अंदर बुद्धि हुई, मैंने वापस पीछे लिया। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि सर क्या हुआ, कुछ फोर्सेप्स छोटा दूं, बड़ा दूं? तो मैंने बताया नहीं यार सिस्टर, ये कुछ बराबर नहीं दिख रही है, ये इसके अंदर ब्लड ज्यादा लग रहा है, इसको छेड़ो मत, इसको मत करो, छोड़ो मत करो। तो उन्होंने बताया क्या? मैंने बोला ठीक है, इसको हाथ मत लगाओ, मुझे छोटा सा एक नीडल देना है, हम खाली सुई से पहले उसको टच करके देखेंगे इसके अंदर क्या है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको खाली मैंने एक सुई लगाया है, 26 नंबर की छोटी नीडल, जो इंजेक्शन भी नहीं देते, एक सिर्फ सुई लगाने से पेशेंट का कम से कम 100 ml ब्लड गया। उसमें इतना खून था। तो मैंने बंद किया, पेशेंट बच गया। मैंने गांठ गर्दन से टुकड़ा निकाला, वो पेशेंट को कैंसर था। अच्छा। मैं वापस आया, लड़का तो बच गया क्योंकि उसको कीमोथेरेपी वगैरह चालू किया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर उस टाइम में ऊपर वाले ने बुद्धि नहीं दी होती तो मैं तो वो करके फंस जाता था, पेशेंट मर जाता था। तो आखिर में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऊपर वाले की दुआ है जो उस टाइम में हमको बुद्धि देता है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, क्योंकि सब चीज किताबों में नहीं लिखी होती। सही बात है। कुछ चीज होती है वहीं पे है, और इसमें आप जैसे गुरुजन है, माता पिता है, हमारे टीचर्स है, इन सब का आशीर्वाद है, ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइफ में और कुछ भी नहीं है। आपने तो दुनिया देखी है, और आप और अभी सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। जुवेकर जी, हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी हुई, और मैं आपको सदैव के लिए, आप जो के करते ही होंगे, जब आप ऑपरेशन वगैरह काम शुरू करें तब अवश्य भगवान का आह्वान करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रभु ये आपको ही करवाना है, मेरी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति आपके हाथों में है।
आप जो करेंगे वही मुझे ज्ञान आएगा और वही मुझसे क्रिया होगी और वही मुझसे इच्छा होगी। क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है, हमारे भगवान स्वामी नारायण साफ शब्दों में कहते थे कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति परमात्मा की ही है। बिल्कुल वो हमें जितनी प्रदान करते हैं उतनी ही हमको मिलती है। बिल्कुल इसलिए हमें प्रभु से प्रे करना चाहिए बिल्कुल के साथ रहना, कृपा करना, मेरे कारण नहीं, ये दर्दी के कारण आप यहाँ हाजिर रहना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बस- बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर जुवेकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। पूज्य गुरुजी और सभी संत आप पर प्रसन्न हुए। बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। परम पुण्य गुरु जी, दयाल जी और अखंड स्वामी जी, आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना आदर से, इतना प्यार से मेरे से बात किया, और इसमें मैं खुद को बहुत ही प्रिविलेज और बहुत ही खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मुझे आज ये अवसर मिला। बहुत अच्छा। आप तो बहुत अबे आप वर्चुअल छे, इसलिए हम सभी संत गण आपको आशीष देते हैं। भगवान आपके साथ रहे, आपकी वजह से किसी को दुख न हो, किसी की कोई तकलीफ न हो, और सभी की तकलीफें दूर हो और सभी को अच्छा हो और सभी का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, आशीर्वाद, थैंक यू।